हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज से हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और यह जो पहला प्रैक्टिस सेट है जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित है, जिसके अंतर्गत हम लोग 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और अभी जैसे कि इसमें जो है करंट अफेयर वाले सेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, इसमें आप लोगों को जीएस से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे चल कर के जो है इसमें करंट अफेयर वाले भी सेक्शन को ऐड कर दिया जाएगा, जिससे बाद आपकी तैयारी जो है एक बेहतर ढंग में पहुंचेगी। और यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग किस स्तर पे हैं, कहाँ खड़े हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस सेट करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर तक पहुँचाइए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आप लोग जो है एक अच्छी तैयारी कर सकें। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक क्षेत्र वर्तमान समय में 58% रोजगार प्रदान करता है। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वह अपर मेंटल और इनर कोर को अलग करता है। ठीक है, यह इसका क्रम पूछ लेता है, या कह सकते हैं कि यह परीक्षा में जो है सीधे सीधे पूछ लेता है। तो आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ऊपरी क्रस्ट जो है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य पाया जाता है कोनराड असंबद्धता। ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य पाया जाता है मोहोविसस या मोहोविकक कहीं मिलता है, मोहोविकक असंबद्धता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य पाया जाता है गुटेनबर्ग रेपती या रेयती असंबद्धता। ठीक है, लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के मध्य आपका पाया जाता है क्या? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, और अपर कोर तथा लोअर कोर के मध्य क्या पाया जाता है? अपर कोर एवं लोअर कोर के मध्य आपका पाया जाता है लेहमन असंबद्धता। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। जैसे अपर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य कोनराड असंबद्धता पाया जाता है। ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य मोहविकक असंबद्धता पाया जाता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य रेपती असंबद्धता पाया जाता है। लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता पाया जाता है। तथा अपर कोर जो है और लोअर कोर जो है, अपर कोर और लोअर कोर के मध्य पाया जाता है आपका लेहमन असंबद्धता। ठीक है, यह क्रम याद रखिएगा, पूछ लेता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 है। सैन एंड्रियाज भ्रंश घाटी निम्न में से किसका उदाहरण है या द्योतक है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह प्लेट का संरक्षी किनारा किसके अंतर्गत आता है? मान लीजिए यह दो प्लेटें हैं। ठीक, यह दो प्लेटें जब एक दूसरे को रगड़ती हुई विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं तो उसे संरक्षी प्लेट किनारा कहा जाता है। ठीक है, और आपका सैन एंड्रियाज भ्रंश घाटी जो है संरक्षी प्लेट किनारा का ही उदाहरण है। इसे तीन प्रकार भागों में बांटा गया है। एक संरक्षी प्लेट किनारा होता है, एक अपसारी और एक अभिसारी। अपसारी वाले में क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, और अभिसारी वाले में क्या होता है? दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, संरक्षी प्लेट किनारा जो है वह एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत जो है एक दूसरे के ही दिशा में विस्थापित होती हैं, और मतलब एक दूसरे को मतलब टक्कर करती हैं। ठीक है, और अपसारी प्लेट सीमांत जो है वह प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा संरक्षी प्लेट किनारा, यह हो जाएगा अपसारी प्लेट सीमारा, और यह हो जाएगा अभिसारी प्लेट सीमांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
प्रॉपर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, मेरा विश्वास करिए, ठीक है। और इसके लिए ये है कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया है। भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण, हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्घ्य उद्गम की मेखलाएं हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह काष्ठ भूदृश्य है। स्टेलेक्टाइट जैसे मान लीजिए कोई गुफा हो गई, गुफा से पानी जो टपकता है ना, पानी टपकता है, मतलब यहाँ नहीं, जो बर्फीली क्षेत्र होते हैं, बर्फीली एरिया होते हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ से जो पानी टपकता है वो पानी टपकते टपकते जम जाता है, ठीक है। और यहाँ जो धरातल पे पानी गिरता है, यह भी ऊपर ऐसे गिरते गिरते जो है ये भी थोड़ी दूर तक जा कर के जम जाता है, ठीक है। तो यह ऊपर से पानी जो गिर कर के लटकता है, बर्फ़ बन जाता है, बर्फ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेलेक्टाइट, ठीक है। और नीचे से जो ऊपर गया होता है इसको हम बोलते हैं स्टेलेग्माइट, ठीक। तो याद रखिएगा, स्टेलेक्टाइट क्या है? एक काष्ठ भूदृश्य है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे कम क्या है? सबसे कम मात्रा में पाया जाता है जीनॉन, उसके बाद पाया जाता है हीलियम, फिर पाया जाता है CO, फिर आर्गन, ठीक है। याद रखिएगा, जीनॉन, हीलियम, CO2 और आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण किसने दिया था? ग्रीन हाउस प्रभाव का पहली बार जो है व्याख्या कह सकते हैं, उसकी जानकारी किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी कि ग्रीन हाउस गैस जैसा भी कुछ होता है जिससे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जोसेफ फोरियर द्वारा सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव का पहली बार विवरण दिया गया था या प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन मंडल, जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम से संबंधित बहुत सी विविधताएं और फिर से इसमें अनियमितता नहीं पाई जाती, बहुत सी अनियमितताएं पाई जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे मतलब बादल आना, बारिश होना, आंधी तूफान, ये सारी गतिविधियाँ जो है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में होती है, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल आ जाएगा, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, ठीक है। तो ये क्रम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण बहु प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसके द्वारा विकिरण ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डोलड्रम किस दाब पट्टी में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में डोलड्रम का विकास होता है, ठीक है। मान लीजिए ये विषुवत रेखा हो गई, ठीक, 0 डिग्री, इसके ऊपर 5 डिग्री तक और इसके नीचे 5 डिग्री तक, यहाँ पे डोलड्रम का विकास होता है, ठीक है। यह बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पे हवाओं में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है, ठीक है। मतलब एकदम शांत एरिया होता है। और इन्हीं क्षेत्रों को जो है विषुवत रेखा के ऊपर 5 डिग्री तक और विषुवत रेखा के नीचे 5 डिग्री तक क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहाँ पाया जाता है? विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत जो महाद्वीपीय मग्न तट है वह अटलांटिक महासागर में न पाकर कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक है। आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक। तो ये जो ऑप्शन का चौथा ऑप्शन है यह डी है, बाकी तीनों सही है। जैसे महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ ही भाग है, सही है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, यह भी सही है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का एक भाग है, यह भी सही है, ठीक है। जबकि डी सही नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में न पाया जाकर आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
यह दिया है आपका सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओरिनीको नदी जो है यह अंध महासागर या जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है वहाँ पे अपना मुहाना बनाती है। और फिर से नाइजर नदी जो है यह गिनी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वोल्गा नदी जो है यह कहाँ बनाती है, कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। और आमूर नदी जिसे आमूर दरिया के नाम से भी जाना जाता है यह प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ओरिनीको नदी अंध या अटलांटिक महासागर में, नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में और आमूर नदी प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया है। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांगीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कारण, गांवों से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, क्योंकि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांगीय विकास की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये बात तो सही है। लेकिन गांवों से शहरों की ओर जो हस्तांतरण होता है इसका मुख्य कारण गरीबी है। इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के उद्देश्य से या फिर से वहाँ का लाइफ स्टाइल जो होता है बेहतर होता है। सभी चीज़ों की जो सुविधाएं हैं वहाँ ईजिली मुहैया हो जाती हैं या फिर से उपलब्ध होती हैं, तो उसको लोग पाने के लिए माइग्रेशन करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, ये सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा, देखिए जैसे आर्कियन धारवाड़ से संबंधित है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आर्कियन जो है इसका शैल तंत्र किस शैल तंत्र का है? धारवाड़ शैल तंत्र का है। पुराण जो है यह विंध्यन शैल तंत्र का है। द्रविड़ियन जो है यह ओडोविसियन शैल तंत्र का है। ठीक है, और आर्यन जो है यह गोंडवाना तंत्र का है। ठीक, तो आर्कियन धारवाड़, पुराण विंध्यन, द्रविड़ियन ओडोविसियन और आर्यन गोंडवाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की जनजातियों के वितरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूरब से पश्चिम की ओर सही है? ठीक है, यह पूछ रहा है पूरब से पश्चिम की ओर क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पूर्व में क्या पाया जाएगा? सबसे यहाँ पाया जाता है नागा। ठीक, उसके बाद पाया जाता है संथाल। ठीक है, संथाल पाया जाता है, फिर पाया जाता है गोंड, उसके बाद आपका भील। ठीक है, याद रखिएगा नागा, संथाल, गोंड और भील। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टीटागढ़ रेलवे उपकरण के लिए फेमस नहीं है, जबकि भद्रावती लौह इस्पात के लिए फेमस है। पिंजौर मशीन औजार के लिए फेमस है। विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए फेमस है। और यदि टीटागढ़ जो पश्चिम बंगाल में है इसकी बात करें तो यह मुख्य रूप से कागज उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कागज उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है, भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? कथन में कहा गया है कि भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है और कारण में कहा गया कि भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर जो है यह सही है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय वायसराय मांटेग्यू थे। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों, इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जैसे आप लोग इस पे ज़रूर फोकस करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसमें पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं गलत हो जाते हैं हमको आते हुए कि उसका आंसर पता होता है लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें पूछा क्या है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है जो हमें कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। तो इस पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें पूछा है सही नहीं जो है वो से पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वायसराय जो है वह मांटेस्क्यू नहीं थे। ठीक है, इस समय वायसराय थे चैम्सफोर्ड। वायसराय चैम्सफोर्ड थे
और मांटेग्यू जो थे वह भारत सचिव थे। 1919 का अधिनियम जिस समय आया था, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मांटेग्यू जो थे वह भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, इसको देखिए। देखिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी और जी.वी.के. राव, यह पंचायतों से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि पंचायत में कौन किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता, जिन्होंने त्रिस्तरीय पद्धति पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत का जो है समर्थन किया था। अशोक मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय पद्धति को स्वीकार किया था, इसका समर्थन किया था। एल.एम. सिंघवी जो है, इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति को बढ़ावा देने की बात की थी। और जी.वी.के. राव समिति ने प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार की बात की थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत पद्धति, एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति और जी.वी.के. राव समिति प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार की बात की थी। नेक्स्ट देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को पता ना हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ज़्यादातर लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं होते। ठीक है, ये राजनीतिक दल है और इसका स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था, इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीआई का स्थापना हुआ था 1920 में और सीपीएम का स्थापना जो है वह हुआ था 1964 में। एआईडीएमके का स्थापना हुआ था 1972 में और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में क्या सही है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कोई सा भी नहीं सही है, ना तो ए ना बी। ठीक, क्यों? क्योंकि बात यह है कि संविधान के किसी भी भाग पर निर्बंध नहीं लगाता है। ठीक है, किसमें? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किसी भी भाग पर निर्बंध नहीं लगाता है। ठीक है, इसका जो स्वरूप है वह सकारात्मक है, न कि नकारात्मक। इसमें निर्बंध कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध लगाएगा ऐसा तो बात हुआ ही नहीं है। इसमें खुद कहा गया है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि राज्य जो है यह ऐसा काम करेंगे, जैसे राज्य जो है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे या फिर से रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान करेंगे। तो इसमें राज्यों को करने की बात की गई कि राज्य क्या करेंगे। ठीक है, इनको प्रोत्साहन देने की बात की गई है, इस पर निर्बंध नहीं लगाया गया है। और यह विधायिका की कृत्यों पर निर्बंध करता है, यह भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है साथियों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संसद के गठन की बात किस में की गई है? संसद के गठन की बात आपको की गई है अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है किसमें? 80 में। लोकसभा 81 और संसद के सत्रावसान एवं विघटन की बात की गई है अनुच्छेद 85 में। अब ऐसे याद रखिएगा, मान लीजिए क्या है कि ये संसद है। ठीक है, सबसे बड़ा गोला क्या है? संसद है, जिसका प्रावधान किया गया है 79 में। ठीक, उसके बाद बड़ा गोला कौन सा है? आपका राज्यसभा है। राज्यसभा है तो यह इसके बाद ही आएगा, सबसे बड़ा गोला पहले फिर उसके बाद ही ये। तो इसका प्रावधान किया गया किसमें? 80 में। उसके बाद कौन सा गोला आएगा? उसके बाद आएगा लोकसभा जो छोटा है, तो इसका नंबर आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इसका प्रावधान किस में किया गया है? 81 में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और संसद के सत्रावसान का जो विघटन होने की बात की गई है वह 85 में की गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311 द्वारा।
नेक्स्ट, राज्यपाल की स्वविवेक। देखिए सिविल सेवकों का अनुच्छेद, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि 312 होगा। जैसे 312 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है एक, जैसे कि अगर सरकार चाहे, राज्य चाहे, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए केंद्र को या संसद को निर्देश भेज सकती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण के बारे में पूछा है। ठीक है, सिविल सेवकों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है उसके बारे में पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 311, ये याद रखिएगा। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बिना किसी हिचक के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद या किन अनुच्छेदों से है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300, मतलब अनुच्छेद 163 ए भी है, इसमें आ जाएगा। अनुच्छेद 239 सब क्लॉज सेकेंड भी आ जाएगा, अनुच्छेद 356 भी आ जाएगा, और अनुच्छेद 371 भी आ जाएगा। इसमें क्या बात की गई है, देखिए अनुच्छेद 310 में कहा गया है, अनुच्छेद, हाँ इसमें जो है चारों अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 163 फर्स्ट, अनुच्छेद 239 सेकेंड, और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहाँ से यदि एक सेब को फेंका जाए तो वह क्या करेगा? उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी की गति में गतिमान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही सुमेल, इसको जो है मिलान करना है, रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे और चेचक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रॉन्टजन ने किया था, और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कथनों का कारण है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। कारण, बर्फ एक दुर्बल चालक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन जो है ये तो गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ने से श्यानता घटती है, न कि इसमें क्या दिया है, श्यानता बढ़ जाती है। ठीक है, श्यानता बढ़ने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। श्यानता बढ़ती नहीं है बल्कि श्यानता घटती है। नेक्स्ट देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। देखिए ऐसे मान लीजिए तरंगे ऐसे संचलन करती हैं। ठीक है, इसके ऊपर उठे भाग को, ये जो ऊपर उठा भाग है इसको कहा जाता है श्रृंग। ठीक है, इसको श्रृंग कहा जाता है, और जो ये नीचे वाला भाग है इसको गर्त कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि तरंगों के ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं, तरंग के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पारद धातु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह अति रंगीन मिश्र धातु होती है। पारद जो है एक अति रंगीन मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है? लोहा को एक जनतांत्रिक धातु किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गार्डन चाइल्ड ने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा था। और इस ये कहने का मुख्य कारण क्या था? जैसे उत्तर वैदिक काल में नए ढांचे या प्रमुख विशेषता, जैसे कृषि अर्थव्यवस्था जो थी उसमें लोहे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जिसके बाद कृषि का विकास हुआ तेजी से, इसलिए जो है कहा जाता है कि लोहा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे जनतांत्रिक धातु कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में युद्धों प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था? सहारनपुर के निकट वेहट से, यह यौधेय है। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन कॉटले द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन चारों का संबंध जूनागढ़ से है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मतलब ये है, यह इन मतलब शासकों के राज्यपाल थे जिन्होंने जूनागढ़ में मतलब उसमें गिरनार पर्वत पर जो झील का निर्माण हुआ था इसकी मरम्मत कराई थी या उससे जुड़े थे, जिनका उल्लेख जो है जूनागढ़ के अभिलेख में किया गया। ठीक है, और इसमें चार शासक जैसे कौन है? चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त। पुष्यगुप्त जो है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का वो गवर्नर था। तुषास्क जो है किसका था? यह अशोक का था। सुविशाख या पहलव जो है यह रुद्रदमन का था और परदत्त स्कंदगुप्त का था। ठीक है, इन चारों ने या कह सकते हैं कि जिन शासकों के नियंत्रण में यह कार्य कर रहे थे यह सब, इन्होंने गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कराया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा तो इसका निर्माण कराया गया था, अशोक ने इसकी मरम्मत कराई थी। ठीक, जिसके समय वहाँ का गवर्नर तुषास्क था। रुद्रदमन ने भी इसकी मरम्मत कराई थी और इसके समय वहाँ का गवर्नर सुविशाख था। और आपका यह स्कंदगुप्त ने भी उसकी मरम्मत कराई थी और इसके समय वहाँ का जो गवर्नर है वो परदत्त था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वराजोच्छेता, सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाले की उपाधि का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। कहीं कहीं ऑप्शन जो है गलत दिया रहता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेता कहा जाता है। इसने बहुत से ऐसे काम किए जैसे राजप्रसभोदरण और मुक्ताही ग्रहम, करारी दमन, इस टाइप के जो है इसने वो किया था। ठीक है, और इसे ही सर्वराजोच्छेता की उपाधि से सम्मानित किया गया था या उसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवाणुजन्य रोग से संबंधित रोग में से कौन सही है? कौन ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं से होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, यह कि देखिए इसमें एड्स, ये तो आपको पता है कि यह HIV वायरस से होता है, तो इसमें आपको इससे पहले जो है काट सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ए जो है किस में है? इसमें है, तो ये तो नहीं होगा। ये है, इसमें भी जो है दिया है आपका एड्स, तो यह भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, बचा दो ऑप्शन। एक में डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग दिया है और एक में डिप्थीरिया और न्यूमोनिया दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ रोग जो है यह जीवाणुओं से होते हैं, जबकि एड्स जो है वह HIV वायरस द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मेटास्टेटिस कैंसर रोग के किस स्टेज से संबंधित है? मेटास्टेटिस कैंसर जो है वह किस स्टेज से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह 3rd स्टेज से संबंधित है। कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है, जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। ठीक, यह एक प्रकार की संगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये बात सही है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन जब होता है, ठीक है, और वो कोशिकाएं जैसे क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, बनती रहती बढ़ती रहती, तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो स्टेबल रहता है। लेकिन यदि कोशिकाएं बनना जारी रहे लेकिन उनकी जो मृत्यु होती है या जो समाप्त होती हैं वह न हो, तो क्या होगा? कोशिकाएं जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगी और वह एक जगह इकट्ठी होने लगेंगी, जो बाद में जो है कैंसर का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ ही क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वायु के घनत्व में कमी आती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यांत्रिक तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है तथा द्रव्य का नहीं होता है। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका केवल सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है, पहला जो है वह गलत है। जैसे इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं होता है।
जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली फली और चाय की पत्ती। ठीक है, इन दोनों में जो है कैफीन पाया जाता है, जो मस्तिष्क में उत्तेजना कह सकते हैं कि स्फूर्ति का अनुभव कराता है। आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, ऐसे क्वेश्चन जो है ना यूपी पीसीएस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बताइए, समुद्री घास, डेयरी उत्पाद, समुद्री घास तथा सी फूड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जैसे देखिए डेयरी उत्पाद भी दिया है ना, इसे पढ़ के मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब पीडीएफ बना रहा था, तो फिर मैंने सर्च किया, तो यह भी जो है आयोडीन का एक स्रोत है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यह जो भी कोई भी क्वेश्चंस अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये गलत है या इसका ऑप्शन जो है आंसर गलत दिया है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को गलत आंसर पता ना चले या गलत आंसर ना बताया जाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इसमें जो आंसर दिया है समुद्री घास, डेयरी उत्पाद, समुद्री घास तथा सी फूड, ये सभी जो हैं आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी से सबसे अधिक जो है यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काला आजार रोग लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इन रोगों का वाहक बालू मक्खी होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, ए और दोनों सही हैं। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है, किस प्रकार का जंतु होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह लाल रुधिराणु तथा यकृत कोशिकाओं अंतः परजीवी, लाल रुधिराणुओं यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इसका जो है इसका जो है स्त्राव या कह सकते हैं कि उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, यह तीनों जो है प्रोटीन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं या सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। मौलिक अधिकार बताइए कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। ठीक, नीति निदेशकता तो आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान जो है यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। और कैबिनेट व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, ठीक, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय है क्या देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय? देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग, एकमात्र सक्षम न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। बताइए इनमें से कौन सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आता है हायरार्की में, यदि हम देखें तो सबसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आएगा हाई कोर्ट। ठीक है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, फिर नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो यह उसका एक भाग है, लेकिन यह देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है और यह एकमात्र सक्षम न्यायालय भी नहीं है जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर सुनवाई होती है, क्योंकि इस मामले में जो सुनवाई है वह केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है, न कि हाई कोर्ट में। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सही बी। नेक्स्ट देखिए, राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं अनुसूची 8 में सूचीबद्ध हैं। इसके अंतर्गत मैथिली और बोडो भाषाओं को कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2004 में, जिसमें 2004 में क्या है बोडो, ऐसे याद रखिएगा
2004 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, ठीक है, 4 भाषाओं को, जिसमें BDMS याद रखिएगा, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है क्या? केवल मौलिक अधिकार, केवल परामर्शी न्याय, केवल अपीलीय न्यायाधिकार। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, परामर्श का अधिकार भी प्राप्त है और अपील का अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है। तो आंसर डी जो है सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का भुगतान किससे किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना पड़ता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का? इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का। देखिए, मंत्रिमंडल जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो अगर मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रहा हो तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, और यदि ये पूछ ले कि जो मंत्री होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को इस श्रेणी से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, एक नया अनुच्छेद 31 जोड़ा गया था, और संपत्ति का जो अधिकार है वह कानूनी अधिकार बना करके भाग किस में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 300A में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। राज्य विधानसभा और केंद्र में जो है संसद का, लोकसभा, राज्यसभा का या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, जबकि राज्यों में पंचायतों का जो चुनाव होता है वह राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के अधिकार की पुष्टि की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश देता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद आर्टिकल 40 में प्रावधान किया गया है ना ग्राम पंचायतों के गठन का, तो यह इसी से प्रेरित है। इसका इनडायरेक्ट है जो लिंक है वह किससे है? नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सही कथन है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित। इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना है। परियोजना की कुल लागत 50% राज्य वहन करेगी, जबकि शेष 50% का योगदान इच्छुक लोगों द्वारा दिया जाएगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है यह, और यह किसानों को उनके खेतों में उपज को बढ़ाने से संबंधित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी। इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना है, और परियोजना की कुल लागत 50% होगी। 50% राज्य वहन करेगा और 50% जो इच्छुक योगदान करता है उसके द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार कितना है? बजट का आकार इतना है, 6,15,518,518.97 करोड़। बजट के संबंध में इन कथनों में से क्या जो है सही है?
यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.96% रहने का अनुमान लगाया गया है और बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर बेटी व माता को कितनी धनराशि दी जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेटी को 50,000 रुपये और माता को 5100 रुपये दिया जाता है। किसके अंतर्गत? भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। भारत ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व का निर्माण विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय है। केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग जो है इसका पैटर्न उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए है 100% और अन्य राज्यों के लिए 50-50 है। 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है पेयजल 100% घरेलू नल से पानी उपलब्ध कराने के मामले में गोवा देश का पहला राज्य है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 4 सही है, ठीक, जबकि अन्य 2 गलत हैं। जैसे 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 55 लीटर जल मुहैया कराया जाएगा और गोवा पहला राज्य है जिसने यह लक्ष्य हासिल किया था। ठीक है, अन्य दोनों विकल्प गलत हैं क्योंकि हिमालयी और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 100% नहीं है। इसका जो पैटर्न है वह 90 और 10% है। ठीक है, 90% केंद्र सरकार और 10% वो राज्य, तो ये ऑप्शन तो है गलत हो जाता है। और इसका जो नोडल मंत्रालय है, ठीक है, इसका नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय न होकर के जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका नोडल है। नेक्स्ट देखिए, 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.9%। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इन्होंने सर्वप्रथम पेश किया था, मतलब आकलन किया था किसका? राष्ट्रीय आय की गणना की थी सर्वप्रथम। मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जा सकता है कैसे? मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि द्वारा, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि द्वारा या बैंक दर में बैंक दर में वृद्धि द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। यदि करों में हम वृद्धि करते हैं तो भी जो है मुद्रास्फीति कम होगी। और दूसरा, यदि सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करते हैं तो सरकार जो है क्या करती है, अपने आरबीआई जो है डिवेंचर या फिर से अन्य माध्यमों से एक सरकार क्या कहते हैं प्रतिभूति गिरवी रख करके जो आम निवेशक होते हैं या फिर से हमारे जैसे आप जैसे लोग जो होते हैं वो लोग जिनके पास पैसा होता है वह प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं तो पैसा सरकार के पास जाता है। इससे भी जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। और चौथा है क्या है? बैंक दर। बैंक दर में यदि वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा? बैंकों के ऊपर जो बैंक दर है इससे क्या होगा कि बैंक ऋण जो देंगे वह ऋण देना कम करेंगे, ठीक है, और यदि ऋण दे रहे हैं तो उसकी ब्याज दर होगी वह उच्च कर देंगे। इससे लोग जो है कम ऋण लेंगे और उनके उपभोग में गिरावट आएगी। तो यह तीनों जो हैं बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय हैं, ठीक है। लेकिन यह तीसरा जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यदि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाता है तो इससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी न कि घटेगी, ठीक है। तो इसका 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है जबकि तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है,
या फिर इस आयात महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, या फिर आयात और निर्यात दोनों सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन करने का मतलब क्या है? अवमूल्यन करने का मतलब सीधा सा यही है कि डॉलर की तुलना में अपने रुपए की जो वैल्यू है उसको कम करना। ठीक, जैसे अभी डॉलर 80 रुपया है और भारत अपने रुपए को गिरा दे तो डॉलर रुपए का मूल्य कितना हो जाएगा डॉलर की तुलना में? इसका मूल्य हो जाएगा इसकी तुलना में 90 रुपया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो हमारा जो आयात है, आयात क्या होगा? महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई सामान जो है अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें ज़्यादा पैसे की प्राप्ति होगी ना। अगर हम एक सामान कोई बेच रहे हैं तो इसके बदले जहाँ पहले हमको 80 रुपया मिलता था अब कितना मिलेगा? 90 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारा जो आयात है वह महंगा हो जाता है क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, और निर्यात क्या होता है? सस्ता हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जैविक कृषि। ग्लास हाउस में पौधे लगाना यह भी उतना प्रभावी नहीं है। शिफ्टिंग कृषि यह तो सबसे विनाशकारी है। अधिक उपज देने वाली किस्मों की कृषि करना, इससे भी क्या होता है कि मिट्टी का पैटर्न जो है चेंज होता है, या फिर से कहते तो इसकी उर्वरा शक्ति, एक प्रकार के पौधों को या कृषि को बार बार करने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगती है। जैविक खेती जो है या कृषि करने की ऐसी प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही है, ये देखिए, यह पूछ लेता है कि कौन सा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा कि कौन सा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वह विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नाबार्ड, शिवडीवी, सेबी और इडा, इन सब की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा क्या? नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1982 में। ठीक है, सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1992 में। और इरडा जो है वह आपका हुआ था 1999 और सेबी 1990। ठीक है, तो 77 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 224.3 मिलियन। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसके द्वारा संबोधित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सॉरी, इसमें ये देखना है कि कौन सा सही है, कौन किससे जो है सही सुमेलित है। जैसे शांति श्री पंडित यह जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। धृति बनर्जी यह अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। नीमाबेन आचार्य यह उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। या फिर जगजीत पवाडिया यह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। इसका देखिए, धृति बनर्जी जो है यह उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और यह जो है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य दिया है, जबकि बनी कौन है? धृति बनर्जी, तो यह भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। मतलब बी और सी तो गलत हो गया, बचा ए और डी। देखिए ए और डी किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, जहाँ क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन लगे और ना पता हो वहाँ एलिमिनेशन मेथड से अगर थोड़ा सा भी पता हो तो अच्छे से अगर माइंड को स्थिर करके करेंगे तो आपकी क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 21/7/2022 की अधिसूचना, जिसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा है एक स्थल उसमें शामिल नहीं है? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गाजियाबाद उसमें शामिल नहीं, जबकि मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, इन तीनों जगहों पे वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया जाएगा, जबकि गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं है। टोटल 4 स्थानों पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है पाँचवा जो स्थान है वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और लखनऊ में 4 अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले युवा रिसर्चर को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार के नीति निर्माण, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और निगरानी कार्यों से जोड़ना है। योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 40 साल या उससे कम होनी चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 2, 3 और 4 तो सही है, लेकिन पहला गलत है। पहले में क्या है? इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, यह गलत इसलिए है कि सभी योजनाओं, यहाँ क्या दिया है, सभी योजनाओं दिया है ना, यह सभी योजनाओं वाला जो है यही गलत है, क्योंकि यह सभी योजनाओं के लिए न होकर के केवल जो 100 आकांक्षी जिलों में योजनाएं चल रही हैं उसके लिए। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे प्रदूषित नदी कौन है? बताइए, गेस करिए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, काली नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि देने की बात की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2500 रुपये। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अक्टूबर 2020 में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 2030 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 69 वर्ष। और यदि वर्तमान में पूछे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा कितना है, तो वर्तमान समय में है 64.3 वर्ष। नेक्स्ट, भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ से रिवर रैचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन 2022 में भारत के किस शहर को एससीओ, इसका जो सम्मेलन हुआ था, एससीओ की ओर से 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी को। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत स्थल स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा में। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समिति में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, जिसके बाद यह 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 5.9%। यह जो बेसिस पॉइंट है वह 1% में जो है 100 बेसिस पॉइंट होता है। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट होता है, जिसे BPS के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेसिस पॉइंट का मतलब है 1% में 100 BPS होता है, और बढ़ा कितना है? 50 BPS, मतलब आधा %। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घास, टिड्डा, चूहा, सांप, बाज। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% बायोमास की हानि होती है। पारितंत्रीय अनुक्रम की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। परितंत्रीय निकेत में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक वास में रहने के लिए जरूरी होती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो आपको बता दें इसमें दो, ये तो पहले गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया है कि 10% बायोमास की हानि होती है, जबकि हानि जो होती है वह 90% होती है। प्राप्त ही बस होता है 10%, 10% मात्र प्राप्त होता है, हानि 90% होती है। ठीक है, और जो है बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए हैं वो सही है। ठीक है, ए, पहला, तीसरा और चौथा सही है जबकि दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एवं यौगिक निर्मुक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और फास्फोरस, यह तीनों निर्मुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन एनवायरमेंट असेसमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1972 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्तमान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित किया गया था। यह जो है गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। जैसे अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां पर्यावरण प्रभाव आकलन की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया गया था। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थन दिया गया था और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का मसौदा 2006 की अधिसूचना का स्थान लेगी। यह तीनों सही हैं जबकि बी गलत है। और यह गलत क्यों है, क्योंकि यह जो है 1972 में न होकर के 1972 में न होकर के 1994 में हुआ था। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए.जी. टांसले द्वारा। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन FAO के तत्वाधान में 2020 में सियोल, दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। इस वर्ष की थीम थी एक हरित, स्वस्थ और लचीले भविष्य का निर्माण। इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। बताइए कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि 6 वर्ष के अंतराल पर होता है कि हर वर्ष होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष के अंतराल पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और वनावरण में सबसे अधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई है। बताइए कौन सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वनावरण में सबसे अधिक कमी जो है वह मणिपुर में नहीं अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट, ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आती है। इसका कारण क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा में अधिकता होती है। इस कारण जो वर्षा अधिक मात्रा में होती है जिस कारण की लवणता जो है वहाँ कम पाई जाती है। जबकि दूसरा, यहाँ बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता जिससे समुद्र में मिलने वाली मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। ये गलत है जबकि पहला सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाकोंडा रेंज। एनाकोंडा रेंज जो अमेरिका में स्थित है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, जबकि सियरा नेवादा अमेरिका, ब्लॉक फॉरेस्ट यूरोप और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान यह ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। बोथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है। बोथनिया की खाड़ी जो है यह स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। ठीक है, और यदि ये पूछ ले कि एनाकोंडा पर्वत जो है यह किसका उदाहरण, तो याद रखिएगा मिश्रित एवं जटिल पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है।
विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा युगांडा, तंजानिया और केन्या। इन तीनों देशों के मध्य सीमा बनाती है, जबकि रवांडा इसमें शामिल नहीं है। सागरी धाराओं की उत्पत्ति के कारणों पर विचार कीजिए। इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? पृथ्वी का सागरी धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार करने के बाद किया गया है। इसके कारकों पर किसका प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी का परिभ्रमण, वायुमंडलीय दाब, वाष्पीकरण, सूर्यातप और महासागरीय लवणता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों चारों पांचों ऑप्शन जो है सही है। इन पांचों का प्रभाव सागरी धाराओं की उत्पत्ति पर पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है कहाँ पर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमिलित करना है। यह पवनों के नाम दिए गए हैं और यह देश दिए गए हैं। कौन सा पवन किस देश से संबंधित है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो बाइज जो है यह किससे संबंधित है? किस देश में चलने वाली पवन है? बाइज फ्रांस में चलने वाली पवन है। ठीक है, और लेवांटर यह किस देश में चलने वाली पवन है? लेवांटर स्पेन में चलती है। और टेम्पोरल यह अमेरिका में चलता है और सीमूम ईरान में चलता है। ठीक है, तो ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से स्थलरुद्ध देश कौन सा है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बुर्किना फासो एक स्थलरुद्ध देश है। निम्नलिखित को सुमिलित करना है। जनजाति दिए हैं और देश दिया है। ठीक है, किस जनजाति का संबंध किस देश से है यह बताना है। ठीक है, तो माया जनजाति जो है, माया जनजाति का संबंध है ग्वाटेमाला से। यूपी के जनजाति का संबंध है पश्चिमी अलास्का से। और चुकची जनजाति जो है यह पाई जाती है साइबेरिया में। बोवर जनजाति दक्षिण अफ्रीका में। ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का 2, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है? यह क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, टफ है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। ठीक है, ना आए तो छोड़ दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछलीनगर और जालौन। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलों में साक्षरता लिंग अनुपात के सर्वाधिक दर महाराजगंज में है और सबसे कम कानपुर में। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 0 से 6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात 916 है, जबकि एक में यह 902 था। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि महिला साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पे नहीं है। ठीक है, इस मामले में यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 28 राज्यों में 24वें स्थान पे है। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बेरी गाजा कहा था? यूनानियों द्वारा किस बंदरगाह को बेरी गाजा कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भड़ौच बंदरगाह को बेरी गाजा कहा गया था। ठीक है, और जहाँ से जो है इनके द्वारा मुख्य रूप से व्यापार किया जाता था। और यदि ये जो है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का
प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यास्क के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया गया था। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी। संघ की सभा में प्रस्ताव को अनुशासन कहते थे। अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। इसकी बैठक में न्यूनतम उपस्थिति कोरम 30 सदस्यों का होना जरूरी था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 3 सही है। जैसे संघ की कार्य प्रणाली एवं गणराज्यों की कार्य प्रणाली एक जैसी थी। और यह हो जाएगा अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। यह दोनों सही, जबकि 2 और 4 गलत हैं। ठीक है, क्योंकि यह कोरम 20 नहीं था। यह कोरम जो है न्यूनतम 20 सदस्यों का था, न कि 30 सदस्यों का। ठीक है, और यदि यह पूछ ले कि संघ की सभा में प्रस्ताव को अनुशासन कहा जाता था, तो यह भी गलत है, क्योंकि संघ की सभा में जो प्रस्ताव पेश होता था उसे अनुशासन की जगह नत्य या वृत्ति कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा कहा गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुतका गेंडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, मध्य पाषाणकालीन चैल्सेडेनी या कैलरोडोनी औजारों की प्रति या प्राप्ति स्थल के संबंध में विचार कीजिए। बागौर, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, महागढ़ा। बताइए मध्य पाषाणकालीन जो चैल्सेडेनी औजार हैं वह कहाँ से पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागौर, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो और महागढ़ा। इन चारों स्थानों से इन औजारों की प्राप्ति हुई है। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा रोजगार दफ्तर या रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, मराठी भाषा के लिखित निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बखर में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः कौन थी? यह महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस के फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1202 से 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 1197 से 98 ईस्वी में इसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1997-98 में इसने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार किया था। ठीक है, न कि 1202 और 3 में। और दूसरा 2-3 में इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार किया था। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? 1997-98 में। ये दोनों ऑप्शन जो है उलट दिया है। जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1997-98 और यहाँ पे 1902 और 3, बाकी सब सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गुप्त सम्राट अकबर ने महाभारत एवं राजतरंगणी का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में कराया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर में जो इसका कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगलकालीन मीर सामा का पुरोगामी था? मीर सामा का पुरोगामी था। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वकील ए दर। यह मीर सामा का पुरोगामी था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। और इन्होंने कब कहा था? 1917 के अधिवेशन में। 1917 कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था। और इसी में जो है एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था, यह भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक से किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोदय से। श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनिश मिशनरियों द्वारा श्रीरामपुर मिशन में मतलब प्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? श्रीरामपुर में, 1799 ईस्वी। और यदि पूछ ले श्रीरामपुर है कहाँ, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने जिम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तीनों इसमें शामिल थे। पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिम भारत को टाफ्टा ले जाया करते थे, जो एक प्रकार का क्या था? यह कहाँ से पूछ रहा है? उत्तर पश्चिम भारत से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा। यदि उत्तर पश्चिम भारत की हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, उसके आसपास वाला क्षेत्र आएगा। और वो जो है मसालों के लिए तो है नहीं, वहाँ मसाला पाया ही नहीं जाता है, तो इसे आप काट सकते हैं। बहुमूल्य रत्न, इसके लिए दक्षिण भारत का जो केरल वाला वो वाला जो क्षेत्र है, वो तमिलनाडु केरल वाला, वहाँ भी इसके लिए मुख्य रूप से फेमस था। और नौसेना के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का जूता, यह भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये है कि गुजरात और उस क्षेत्र में जो है कपड़े के लिए मुख्य रूप से वह फेमस था, या कह सकते हैं प्रसिद्ध था। वहाँ पे कपड़ा बनाया जाता था। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पता हो तो इससे एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है, ठीक है, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग यदि ये सही करके आते हैं तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वे विद्वान समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सरकारी या गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए। 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। वे सभी विशेषताएं किस संबंध में सही है, मतलब किसके बारे में यह बात की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव के। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया था। लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक आंदोलन किया था। किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। लेकिन अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के उससे हुआ था, यह गलत है। क्योंकि जो है इसका गठन जो है वह 1919 में 18 में न होकर के 1920 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में वार्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर माहलवाड़ी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्ष के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम प्रांत में। निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑकलैंड। और इसी के समय में जो है ना सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? एलन बरो द्वारा इसका विलय किया गया था। ठीक है, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था? साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अम्बाला अभियान चलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एल्गिन फर्स्ट द्वारा अम्बाला अभियान चलाया गया था। किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हरा करके केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को खत्म कर दिया था? बताइए, डेनिश, डच, फ्रांसीसी या फिर से पुर्तगाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डचों को। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? सोलापुर की घटना, पेशावर की घटना, चटगांव की घटना या फिर चिराल पिराला की घटना। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, चटगांव की जो घटना है यह नहीं से संबंधित है, जबकि सोलापुर, पेशावर और चिराल यह तीनों का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, चारों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्ट लुई का निर्माण जो कि पुदुचेरी के कारखाने में की गई थी, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस कैरे, किलबर्ट डुप्ले या फिर से फ्रांसिस मार्टिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पुदुचेरी के कारखाने में फोर्ट लुई का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल व तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके इसके लिए निम्न में से किसने जॉर्ज बोगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? ब्रिटिश भारत में मजदूरों द्वारा जो हड़ताल की गई थी सर्वप्रथम कहाँ पे हड़ताल की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नागपुर में। और यह हड़ताल हुआ कब था? 1877 में। नेक्स्ट, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमवी माथुर द्वारा वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय की बात की थी या फिर से प्रस्ताव दिया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सूरत और उदयगिरी का। नेक्स्ट, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदार समझौता CECPA को मंजूरी दी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वतन प्रेम योजना नई दिल्ली सरकार की है। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु सरकार की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार की है। प्रोजेक्ट सद्भावना असम सरकार की। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वतन प्रेम योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। ठीक है, वतन प्रेम योजना जो है यह गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया, न कि दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जून 2022 में PSLV C-53 प्रक्षेपण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रहों को छोड़ा गया था? अमेरिका, UAE, ब्रिटेन या सिंगापुर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर के 3 उपग्रहों को छोड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? नीतू घनघस, नवीन सिहाग, एल्डोस पॉल या संकेत सरगन? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संकेत सरगन ने नहीं जीता था, जबकि नीतू घनघस, नवीन सिहाग और एल्डोस पॉल द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी समाचारों में आने वाले विंध्या रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी और अंचित सेउली, इनका संबंध किस खेल से है? कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या वेट लिफ्टिंग? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। 2022 के प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बॉल एल्बम का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाल्गुनी शाह को। नेक्स्ट देखिए, 15 मार्च 2022 में भारत के महापंजीयक कार्यक्रम द्वारा 2017 से 19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली
विशेष बुलेटिन जारी किया गया है, जिसके आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु दर सुधर करके 103 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत 2035 तक एमएमआर दर संबंधी 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा एमएमआर है। केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम एमएमआर वाले शीर्ष राज्य हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछा है कौन सही नहीं है, यह जो है सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, क्योंकि 2030 से पहले, क्योंकि यहाँ क्या दिया है कि 2035 तक दिया है ना, 2035 तक एमएमआर दर संबंधी 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यह गलत है। यह क्या है 2030 है, न कि 2035। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। यह था लास्ट क्वेश्चन 150वां। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।